हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 26। अब तक आपने पढ़ा, मिस्टर राजपूत ने अचानक ही अमूल्या की शादी की बात शुरू कर दी थी, जिसे सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन निकल गई। वह बेचारा ऐसा हो चुका था, ना वह घर का रहा न घाट का। मिस्टर राजपूत रुद्रांश से बोले, अब आगे। मिस्टर राजपूत बोले, मैं सही कह रहा हूं ना मिस्टर ओबेरॉय? रुद्रांश बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो आप भाई साहब। तभी विवेक बोला, मतलब अंकल, हम कुछ समझे नहीं। मिस्टर राजपूत बोले, मतलब बेटा, मैं अपनी बेटी का अच्छा बुरा सोच सकता हूँ, और सिर्फ अमूल्य का ही नहीं, बल्कि घर के सभी बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है हम सब जानते हैं, और लड़के की परख करना हमें बहुत अच्छे से आता है। बिजनेस में हम दुश्मनों की चालबाजी, चालाकियों और ऐसे लोगों को तो आसानी से पहचान जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, हम अपनी बेटी को आसानी से किसी भी एरे गेरे को दे देंगे? अमूल्य हमारे लिए बहुत अजीज है, हम सब की जान बसती है उसमें। तो तुम्हें क्या लगता है, हम अमूल्य को ऐसे लड़के को देंगे जिसके अंदर प्यार, संस्कार, अपनापन और आत्मसम्मान से ज्यादा लालच भरा हो? तुम्हें क्या लगता है, हम अमूल्य को एक ऐसे इंसान को देंगे जिसके अंदर यह भावना होगी कि वह अमूल्य के पैसों से प्यार करे, ना कि उससे? हमें पता है अमूल्य के लिए कौन लड़का सही है और कौन गलत। विवेक ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। उसे लग रहा था मानो उसी की बेइज्जती हो रही हो। पर विवेक बोला, ठीक है अंकल, वैसे भी यह आपका आपसी मामला है। आप अमूल्या के पिता हैं और उसका अच्छा बुरा आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मिस्टर राजपूत बोले, हाँ बेटा, यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अमूल्या मेरी बेटी है और मुझे पता है उसके लिए कौन लड़का सही है और कौन गलत। वहीं बेचारे विवेक के मुंह से तो अब एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी मामले को थोड़ा गंभीर होता देख रुद्र बोला, क्या यहाँ पर भी बिजनेस टॉक शुरू हो गई? आज भाई और भाभी की सगाई है और आप सभी लोग यहाँ बिजनेस टॉक कर रहे हैं। कितनी सारी बातें करनी है और आप लोगों ने, और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, अब घर चलते हैं। तभी रियांश सबकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, रात तो काफी हो चुकी है। सभी बच्चे भी बहुत थक चुके हैं, कई दिनों से सगाई की तैयारी में लगे हुए थे। वर्धन बेटा, आज से अदिति हमारी हुई। वर्धन बोला, यह तो मेरा सौभाग्य है दादाजी, क्योंकि अदिति आपके घर में जा रही है। मुझे पता है जितना प्यार उसे आपके घर में मिलेगा शायद ही किसी और के पास मिल पाता। मम्मी पापा तो बचपन में ही चल बसे थे, दादा दादी ने भी उम्र के साथ हमारा साथ छोड़ दिया। आपके घर में अदिति को हर वह रिश्ता मिलेगा जिसके लिए वह बचपन से तरसती है। माँ बाप, भाई बहन जैसे ननंद और देवर, और आप जैसे दादा और दादी। अक्षांश अंकल, मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ समझ नहीं आ रहा, पर आप मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अदिति को आपके घर की लक्ष्मी सौंपता हूँ। अक्षांश बोला, वरदान बेटा, अदिति हमारी जितनी है उतनी ही हमेशा तुम्हारी रहेगी, बल्कि उससे ज्यादा रहेगी। तुम इसके भाई हो और तुम इसके लिए सबसे ऊपर रहोगे, यह हमारा वादा है तुमसे। वहीं आरवी वरदान की एक्टिंग देखकर मन ही मन वरदान को कोस रही थी। आरवी ने एक नजर वरदान को देखा और फिर मुंह फेरते हुए खुद से ही बोली, आरवी बोली, जितना दिखावटी बनना है बन लो वरदान, क्योंकि आज के बाद ना तुम्हारी शक्ल मुझे देखने को मिलेगी और ना ही तुम्हारी यह बातें। मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुम अपनी परछाई तक को मेरे आसपास नहीं ला पाओगी। बस कुछ घंटे और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर। सभी लोग आपस में बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। उसके बाद सभी लोग घर के लिए निकल गए। अदिति और वरदान अपने घर के लिए, राजपूत फैमिली राजपूत मैंशन के लिए, और ओबेरॉय फैमिली के साथ साथ रावत फैमिली ओबेरॉय मैंशन के लिए। सभी लोग सगाई की पार्टी में बहुत खुश थे।
तो वहीं एक इंसान ऐसा था जिसके चेहरे पर खुशी नाम मात्र की भी नहीं थी। वह और कोई नहीं बल्कि विवेक था। विवेक गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। वह अपनी गाड़ी में आया तो उसने गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए गाड़ी के अंदर खुद से ही कहा। विवेक बोला, यह तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया बुड्ढे। अमूल्या सिर्फ मेरी है, भले ही वह तेरी बेटी हो, पर मैं उसे किसी और का बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तेरी जायदाद के लिए तो मैंने उसे बचपन से लेकर आज तक अपनी दोस्ती के जाल में फंसाए रखा। यह सोचता कि दोस्ती की सही, वह मुझसे प्यार तो करेगी, लेकिन इस लक्ष्य ओबेरॉय ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। पर अब बहुत हुआ, मैं इस लक्ष्य को कभी अपने और अमूल्या के बीच नहीं आने दूंगा। अमूल्या सिर्फ मेरी है, यह लक्ष्य ओबेरॉय को हम दोनों के बीच से जाना होगा। अमूल्या, तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर वह जोर जोर से मुस्कुराने लगा। इस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी सनक दिख रही थी। तभी वह हंसते हंसते रुका और फिर दोबारा खुद से बोला। विवेक बोला, तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करने का कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे इस लक्ष्य ओबेरॉय के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तभी मैं हमेशा हमेशा के लिए इसको अमूल्या की जिंदगी से दूर कर सकता हूँ। इतना सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वही सभी लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे। आरवी जैसे ही घर वालों के साथ ओबेरॉय मैंशन पहुंची तो वह सभी घर वालों की तरफ देखते हुए बोली। आरवी बोली, एवरीवन, मैं सुबह निकलूंगी। मेरी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। पापा हमें हॉस्पिटल अलॉट किए जाने वाले हैं और मैं अगर टाइम से वहां नहीं पहुंची तो जो हॉस्पिटल मुझे चाहिए वह शायद मुझे ना मिल पाए, इसलिए मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। शुभम बोला, हम तो तुम्हें कुछ दिन और रोकना चाहते थे मेरी बच्ची, पर पढ़ाई भी जरूरी है जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। लास्ट समय पर उस मेहनत को यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। तुम हमें बहुत याद आओगी। कभी भी यह मत समझना कि तुम अकेली हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वैदेही ने आरवी को अपने गले लगाया और बोली, तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। तभी शुभ बोला, और मुझे कौन सा आप लोग पकड़कर लेकर आए थे? सही है, सुना था शादी के बाद बेटा पराया हो जाता है, पर आज पता चला मेरी तो मामी फेवरेट है, वही मुझे प्यार करती है। इतना कहकर शुभ रुद्रांगी और अस्मिता के पास आ गया। वैदेही बोली, हाँ हाँ, किसने कहा मैं तुझसे प्यार करती हूँ? मैं तो आरिका और आरवी से प्यार करती हूँ। यही दोनों तो मेरी प्यारी बच्चियां हैं। शुभ वैदेही को चिढ़ाते हुए बोला, अगर मैं आरिका से शादी नहीं करता तो आप कैसे उसे अपनी प्यारी बच्ची बोलती? वैदेही बोली, ऐसे कैसे नहीं करता, मार मार के कराती, जबरदस्ती करनी पड़ती तेरी शादी उससे, पर करती जरूर। आरिका हंस पड़ी और बोली, क्या मम्मी आप भी ना? आरिका आरवी को गले लगाए हुए थी। वहीं आरिका आरवी के पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। आरिका बोली, मन लगाकर पढ़ना, और हाँ, पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हें यहीं रहना है इंडिया में। मैं तो अपनी ननद से ठीक से मिल भी नहीं पाई हूँ। यहाँ सब होते, देखो हीर दीदी भी चली गई, कुछ टाइम बाद अक्षिता भी अपने ससुराल चली जाएगी, पर मैं यहाँ अकेली हो जाऊंगी। तभी वैदेही बोली, बेटा, बेटियां तो होती ही ससुराल जाने के लिए, पर तुम चिंता क्यों कर रही हो? हमारे घर में 2 बहुएं भी तो आना बाकी है। अभी एक ने तो अपने लिए बहू देख रखी है, दूसरे की बहू फिक्स है। जैसे ही घर वालों ने यह सुना तो सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी लक्ष्य बोला, आप सब लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? रुद्रांगी बोली, तुम्हारी तरफ ना देखें तो किसकी तरफ देखें? शिवांश की तरफ देख कर बोली, कुछ सीखो उससे, मम्मी पापा की पसंद से शादी कर रहा है। तभी लक्ष्य बोला, क्यों, आपको मेरी पसंद पसंद नहीं है क्या मम्मी, जो आप मेरी शादी किसी और से करना चाहती हैं? यह तो गलत बात है। रुद्रांगी ने अपने सर पर हाथ रखा और बोली, कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। लक्ष्य बोला, ऐसे कैसे नहीं हो सकता, आप बताओ तो सही। रुद्रांश बोला, हमें तो लड़की पसंद है, बस तेरे मजे ले रहे हैं।
लक्ष्य बोला, क्या पापा, आप भी ना? बस रात को मैं ही मिला हूँ आपको मजे लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ कमरे में। इतना कहकर लक्ष्य कमरे की तरफ चला गया। वहीं आरवी ने सभी को बता दिया था कि वह सुबह यूएस के लिए निकल जाएगी। सभी लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। रात के 1 बज रहे थे। सभी लोग नींद के आगोश में जा चुके थे। तो वहीं आरवी, जिसकी आंखों से नींद अभी कोसों दूर थी, वह बस रात बिताने का इंतजार कर रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे। आरवी घर से एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। रुद्रांश, शिवांश और शुभम उसे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट पर आए हुए थे। थोड़ी देर में आरवी की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो आरवी जाकर फ्लाइट में बैठ गई। थोड़ी देर में फ्लाइट उड़ चुकी थी। साथ ही रुद्रांश, शिवांश और शुभम तीनों ही घर के लिए लौट चुके थे। अब बस उसे इंतजार था तो कैलिफोर्निया पहुंचने का। घर वालों को यही लग रहा था कि आरवी यूएसए जा रही है, लेकिन उसने उन तीनों की नजरों से बचते बचाते एयरपोर्ट पर ही 2 घंटे बिताए। 2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ तो आरवी वहां से कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गई। लगभग 72 घंटे के सफर के बाद आरवी कैलिफोर्निया की धरती पर कदम रख चुकी थी। जैसे ही आरवी कैलिफोर्निया पहुंची तो उसने एक सुकून भरी सांस ली और उसके बाद उसने अपने फोन में नई सिम इंसर्ट की। अभी पुरानी सिम को उसने अपने ही बैग में संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि जरूरत तो उसकी भी पड़ सकती थी। आखिर वह कब तक यहाँ छुपी रहती। आरवी सीधे वहां से अपने हॉस्टल गई। हॉस्टल पहुंचते ही वह इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसे बस नींद आनी बाकी थी, इसलिए बिना कुछ सोचे सीधे वह बिस्तर पर ही सो गई। वरदान को पता चला कि आरवी जा चुकी है। उसे इस बारे में जैसे ही पता चला, वरदान का गुस्सा देखने लायक था। वह गुस्से से अपने दांत पीसते हुए खुद से ही बोला, वरदान बोला, तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती आरवी। मैंने कहा था मैं तुम्हें अपनी नफरत से रूबरू जरूर कराऊंगा, बस तुम देखते जाओ। तुमने अब सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी थी, लेकिन अब तुम मेरी नफरत से वाकिफ होगी। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम कहाँ हो, उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वरदान को घर वालों ने यही कहा था कि आरवी यूएस गई हुई है, लेकिन अगर वरदान आरवी के बारे में ज्यादा बातचीत करता तो घर वालों को शक होने का खतरा था। वरदान ने अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि आरवी यूएस में नहीं है, बल्कि उसने तो अपने कॉलेज से ट्रांसफर करवा लिया है। जो हॉस्पिटल उसे यूएस में मिला था, उसने वहां से अपना हॉस्पिटल कहीं और चेंज करवा लिया है। यह कॉन्फिडेंशियल बात थी, जिस कारण वरदान को यह नहीं बताया गया कि आरवी किस हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफर करवाया। वरदान मीटिंग का बहाना करके अदिति को ओबेरॉय मेंशन में ही छोड़कर चला गया था। अदिति घर में अकेली थी, जिस कारण वरदान ने अदिति की सुरक्षा के लिए ओबेरॉय मेंशन में छोड़ना ठीक समझा। और अदिति भी इस बात से खुश थी कि चलो घर वालों को समझने का कुछ मौका मिल जाएगा। वहीं घर वाले भी अदिति को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से जब इतना भरा पूरा परिवार है तो अदिति को अकेले उतने बड़े घर में रहने की क्या जरूरत है। इसलिए अदिति ओबेरॉय मेंशन आ गई। वहीं वरदान भी अब सुकून से जा सकता था। अदिति को ओबेरॉय मेंशन छोड़कर वरदान यूएस के लिए निकल गया, पर अभी उसने सबसे यही कहा था कि उसकी मीटिंग मैक्सिको में होनी है, इसलिए उसको वहां जाना जरूरी है। घर वालों को यह नहीं पता था कि वरदान सबसे झूठ बोलकर यूएस जा रहा है। वरदान यूएस के लिए निकल चुका था। वहां पहुंचते ही वरदान सीधे अदिति के कॉलेज में जा पहुंचा, जहां आरवी भी पढ़ती थी। वरदान वहां अदिति का पेरेंट बनकर गया था, इसलिए उसे वहां से जानकारी इकट्ठा करने में ज्यादा देर नहीं लगी। वरदान ने बातों ही बातों में वहां से अपना काम निकलवा दिया था। उसे पता चल गया था कि आरवी कहाँ है। वहीं इन सब से बेखबर आरवी अपने फ्लैट में अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू कर रही थी। उसका हॉस्पिटल में पहला दिन था। वह अपने जॉब के लिए बहुत खुश थी।
हॉस्पिटल से आरवी जब अपने रूम पर पहुंची तो उसने देखा कि कमरे की लाइट्स बंद है। उसने कमरे की लाइट ऑन करी, पर कमरे की लाइट जा चुकी थी। आरवी ने अपना फोन निकाला और अपने फोन से फ्लैश लाइट ऑन करते हुए कमरे में कैंडल ढूंढने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि कैंडल तो किचन में रखी हुई है। आरवी ने किचन की तरफ जाकर कैंडल ढूंढनी शुरू की। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है। आरवी ने डरते डरते बड़ी ही हिम्मत करके फ्लैश लाइट को पीछे की तरफ किया। तभी सामने फ्लैश लाइट के उजाले में दिख रहे उस इंसान को देखकर आरवी के होश उड़ गए। वो आदमी बोला, बहुत भाग ली तुम, और बहुत मौके दे दिए मैंने तुम्हें सुधारने के। अब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगा। आरवी बोली, क्या कर रहे हो तुम ऐसा? जाने दो मुझे, छोड़ दो मेरा पीछा। वह इंसान थोड़ा हंसा और बोला, छोड़ दिया था, लेकिन तुमने जो गलती की उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तभी आरवी बोली, मैंने कोई गलती नहीं की, गलती तुमने की है। आरवी थोड़ा जोर से ही बोली थी कि तभी वह इंसान चाकू दिखाते हुए आरवी से बोला। वो आदमी बोला, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना यह चाकू देख रही हो ना, इसे लाल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आरवी उस इंसान की धमकी से बुरी तरह डर चुकी थी। थोड़ी देर में लाइट आ गई। आरवी ने उस इंसान को भरी रोशनी में देखा तो उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आरवी यह सोच रही थी कि आखिर यह इंसान यहाँ आया कैसे। वहीं सामने खड़े उस इंसान की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और वह आरवी की तरफ ऐसे देख रहा था मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। वहीं आरवी एक बेसहारा, लाचार और हारे हुए सिपाही की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। आखिर कौन है ये आदमी जो आरवी के कमरे में चोरी चोरी चुपके चुपके आ चुका है? जानना दिलचस्प होगा, पर समझ तो आप भी सभी गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलना। आप सबको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।